हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्या कार्य हैं, आरबीआई किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बैंकिंग एग्जाम के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एग्जाम में तो आता ही आता है क्वेश्चन। यहाँ से एसएससी एग्जाम में भी आ चुका है फंक्शन से। आपके एचएससी एग्जाम में भी आ चुका है, आपके इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये आज की क्लास है जो वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। मैं बताऊंगा आपको कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इवन आपके एग्जाम में ही नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी आता है। आपको इंटरव्यू के अंदर इसमें से एक फंक्शंस का नाम बता देंगे कि बताइए कि आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये आपको इंटरव्यूअर कहेगा और वहां पर आपकी बत्ती गुल हो जाती है कि भाई क्यों कहते हैं। वहां पर स्टिक आंसर देना होता है और टू द पॉइंट आंसर देना होता है। फालतू की इधर उधर की बकवास नहीं करनी होती इंटरव्यू के अंदर कि सर ये ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं करना होता, या उनको उल्लू नहीं बनाना होता। स्टिक आंसर देना होता है। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं आपके आपके एग्जाम में। दो ही तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फंक्शन से आपसे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। 4 या 5 आपके सामने ऑप्शन होंगे, उसमें से हो सकता है आपके 4 ऐसे ऑप्शन हो जो आरबीआई के फंक्शन नहीं है, एक ऑप्शन हो सकता है सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हो आरबीआई के फंक्शन हो, तो आपका आंसर हो जाएगा नीचे अगर ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, या ओनली ऑप्शन 1 2 एंड 3, इस तरह से जैसे भी आपके ऑप्शन अरेंज करेगा। क्वेश्चन की सेंस को समझना है। क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। ये पॉजिटिव टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। यहाँ से दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी ये देखा गया है कि ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई, इनमें से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है। तो वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको ये तो पता था फंक्शन भाई ये हैं, 4 5 के नाम याद होते हैं, लेकिन सभी फंक्शंस के आपको नाम याद नहीं होते हैं। तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो नहीं पढ़ा हुआ, ये फंक्शन है आरबीआई का या नहीं है। तो अब हम आरबीआई के फंक्शंस को पढ़ेंगे। आरबीआई को फंक्शन से पढ़ने से पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। एक बच्चे का मुझे डाउट मिला था व्हाट्सएप पर डाउट मिला था, लास्ट क्लास से था। अगर आपको भी कोई डाउट है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, या आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट, तो मैं आपके डाउट का सभी डाउट्स का आंसर दूंगा। एक क्लास स्पेशल भी रखेंगे, डाउट क्लास भी रखेंगे लाइव क्लास में, कि आपके कोई भी डाउट है, कोई भी बात आपको पूछनी हो, सारी चीजें पूछ सकें। ठीक है, एक लाइव डिस्कशन भी रखेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। और जो डाउट था उसकी बात कर लेता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर या मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। तो उसके अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, एक ऑफिशियल डायरेक्टर्स, एक नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ऑफिशियल डायरेक्टर वो फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं। तो उस स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि सर फुल टाइम का मतलब क्या है, फुल टाइम डायरेक्टर का मतलब क्या है। मैं आपको लास्ट क्लास की स्लाइड्स भी दिखा देता हूं। ठीक है, जिससे आपको इजी हो जाएगा कि मैं, देखो ये चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ये जो फुल टाइम है, फुल टाइम है, इसका मतलब क्या था। देखो मैंने कहा था ऑफिशियल डायरेक्टर, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ऑफिशियल डायरेक्टर कौन होंगे, जो आरबीआई के हेड ऑफिस के अंदर रहते हैं, वहां से काम करते हैं, वहां से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और नॉन ऑफिशियल बाकी देश के किसी और कोने में बैठकर आरबीआई के लिए काम करते हैं। ठीक है, फुल टाइम का मतलब ये है कि अगर 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है तो ये केवल 3 साल तक आरबीआई के ही फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, आरबीआई के लिए ही काम करेंगे, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काम नहीं कर सकते। जैसे जैसे इधर देखिए ना, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, इसके अंदर ये जो 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, कौन थे भाई, ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी थे। ये फाइनेंस सेक्रेटरी का भी काम करते हैं, इकोनॉमिक अफेयर का भी काम करते हैं वहां पर। और यहाँ पर आरबीआई के अंदर भी बोर्ड डायरेक्टर्स में रोल प्ले करते हैं। ये 2 जगह काम करते हैं। मतलब क्या हुआ,
मतलब क्या हुआ, आरबीआई के अंदर ये पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, समझे बात। और ये जो गवर्नर है और डिप्टी गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं मैक्सिमम, ये कहीं पर पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, इनको पूरा यहीं पर पढ़ाना होगा। मान लीजिए मैं कैरियर पावर पर पढ़ा रहा हूं आपको, कैरियर पावर सोनीपत ब्रांच में पढ़ा रहा हूं, तो मैं फुल टाइम पढ़ा रहा हूं वहां पर। उसके अलावा मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पर या किसी दूसरी ब्रांच पर अब नहीं पढ़ा रहा। पहले मैं 4-4 ब्रांच के अंदर पढ़ाता था, ठीक है, लगभग 4 ब्रांच के अंदर पढ़ाया मैंने डेली। एक दिन वहां पर, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, इस तरह से क्लासेस रोटेट होती थी, 4 ब्रांचेज में विजिट करना होता था, बहुत ही सिरदर्दी होती थी, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, केवल आरबीआई के हेड ऑफिस में ही रहेंगे, आरबीआई के काम को ही करेंगे, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे काम करने। नॉन ऑफिशियल क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाले हुए हैं। भाई इधर नॉन ऑफिशियल में देखिए, ये 4 डायरेक्टर थे लोकल बोर्ड से आरबीआई के, ये वहां के जोनल ऑफिस को भी संभालते हैं, इधर आरबीआई को भी संभालते हैं। इधर ये 10 डायरेक्टर्स थे, ये वेरियस फील्ड से थे। ये किसी जो बैंक का एमडी सीईओ हो सकता था, एक्स एमडी सीईओ हो सकता था, ये आपका किसी बड़ी कंपनी का एमडी सीईओ हो सकता था, प्राइवेट कंपनी का किसी का, ठीक है, सरकारी का, कोई भी जो नॉलेज रखता है इकोनॉमी से संबंधित, उनको अपॉइंट किया जाता है यहाँ पर डिफरेंट फील्ड से, ठीक है। कोई इकोनॉमिस्ट हो सकता था, कोई मैनेजमेंट गुरु हो सकता था। मैंने बताया था कि भाई मान लो कोई प्रोफेसर है, वो किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा है और आरबीआई के इधर भी क्या कर रहा है, यहाँ पर भी अपने जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाता है, वो पार्ट टाइम जॉब हो जाती है यहाँ पर। लेकिन आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की फुल टाइम जॉब होती है यहाँ पर। क्लियर हुई बात मेरे हिसाब से? फिर भी डाउट रह जाए तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं आज की क्लास में, ठीक है। जो फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़ने हैं, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात कहूं कि आरबीआई किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो आरबीआई के फंक्शंस को मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया है। 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, 3 कैटेगरीज बनाई है मैंने, एक ट्रेडिशनल फंक्शन, एक डेवलपमेंटल फंक्शन और एक सुपरवाइजरी फंक्शन। ट्रेडिशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल फंक्शंस वो होते हैं जब से आरबीआई बना है तब से जो काम वो परफॉर्म करता आ रहा है, उनको ट्रेडिशनल फंक्शंस कहा जाता है। यानी कि पुराने समय से जो कार्य करता आ रहा है, जो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही असाइन हुए थे, वो काम, जैसे बैंकों को रेगुलेट करना, करेंसी नोट प्रिंट करना, ठीक है, उनको ट्रेडिशनल फंक्शंस कहा जाता है। डेवलपमेंटल फंक्शन कौन से होते हैं? डेवलपमेंटल फंक्शन वो होते हैं जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए या किसी हमारी इकोनॉमी के किसी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कार्य किए जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स की डेवलपमेंट के लिए जो जो कार्य करता है आरबीआई हमारी इकोनॉमी के अंदर, उनको डेवलपमेंटल फंक्शंस के अंदर डालेंगे। सुपरवाइजरी फंक्शंस का मतलब क्या है कि बैंकों की देखरेख, पूरे फाइनेंस सिस्टम की देखरेख, कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, सारे काम ठीक चल रहे हैं, इकोनॉमी ठीक चल रही है, उनको सुपरवाइजरी फंक्शंस कहते हैं। तो आरबीआई के फंक्शंस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ये जो कैटेगरीज मैंने डिवाइड की है, ये जस्ट आपको चीजें समझाने के लिए है, आपको जस्ट समझाने के लिए। एग्जामिनर आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि आरबीआई के ट्रेडिशनल फंक्शंस कौन से हैं, डेवलपमेंटल फंक्शंस कौन से हैं, सुपरवाइजरी फंक्शन कौन से हैं। आपसे सीधी बात पूछी जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई और नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। यही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इनका ज्ञान कब होगा, इनकी नॉलेज कब मिलेगी आपको? जब आपने सारे के सारे पढ़े हुए होंगे और सारे लेक्चर अटेंड किए होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे वो साथ के साथ मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मेरे पास बहुत सारी चीजें बताने के लिए, और उस पॉइंट में से एक और सब टॉपिक निकल के आ सकता है। क्यों? क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनका एक एक पॉइंट दिया गया हो। मेरी बात समझना कि आने वाले, अब मैं जितने भी फंक्शंस आपको बताऊंगा आरबीआई आरबीआई के, वो आप जितने भी बैंकिंग पढ़ोगे ना आगे, वो सारे अंदर एक्सप्लेन होंगे, रीजन के साथ एक्सप्लेन होंगे। जैसे पॉइंट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं केवल वही डिस्कस करूंगा मैं आज के टाइम में, ठीक है। तो मैं कहूं कि ट्रेडिशनल फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस काउंट होते हैं, तो सबसे पहला जो फंक्शन है, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। जो करेंसी नोट है उनको इश्यू करना, ये ट्रेडिशनल फंक्शन है।
हमारे जो नोट हैं उनको इश्यू करना, बनाना, छापना, ठीक है। बैंकर टू द अदर बैंक, दूसरे बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, दूसरे बैंकों के लिए बताऊंगा, इनको एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो मैं नाम बता रहा हूं आपको। तीसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो सरकार का अकाउंट होता है वो किसी ऐरे गैरे बैंक में नहीं होता, सीधा आरबीआई के पास होता है। क्लियर है। फोर्थ है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, डॉलर के मुकाबले में रुपए की क्या स्थिति है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रुपए को मजबूत करना है, उसके लिए एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट करता है आरबीआई। फिफ्थ है क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, इसको इसके लिए तो 2-3 क्लास स्पेशल अलग से आएंगी, आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वही टॉपिक है ये। सुपरवाइजरी फंक्शन, तो ये 6 जो मैंने पॉइंट लिखे हैं आपको, ये ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इनको एक्सप्लेन करेंगे, पहले मैं सभी पॉइंट बता रहा हूं आपको। अगर मैं बात करता हूं डेवलपमेंटल फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शंस में कौन-कौन से पॉइंट होंगे? डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, लेक्चर 1 पर जाइए और पूरा ध्यान से समझिए। मैंने कहा था ना आपको कि सारी चीजें इंटरलिंक हैं, जो पहले पढ़ाऊंगा उन्हीं कीवर्ड्स का और उन्हीं टॉपिक्स की आगे जरूरत पड़ती जाएगी, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट अब नहीं समझ में आएगा या कहीं पर डाउट रह गया है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट आगे आने वाला है और वहां पर डिटेल में सर डिस्कस करने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोविजन। अब ट्रेनिंग प्रोविजन बताइए भाई, लास्ट क्लास में ही तो पढ़ा है हमने, ठीक है, कि आरबीआई के कितने ट्रेनिंग प्रोविजंस हैं? 6 ट्रेनिंग प्रोविजंस है जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। डाटा कलेक्शन बताऊंगा इनके बारे में डिटेल में। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करता है और क्या है, ठीक है, वो क्या है, पब्लिकेशन ही तो है। प्रमोशन ऑफ बैंकिंग हैबिट्स, लोगों को बैंकिंग की आदत डालना, लोगों का ज्यादा ज्यादा अकाउंट हो बैंकों के अंदर, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम करना, ये सारे के सारे क्या है, डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुपरवाइजरी फंक्शंस कौन से आते हैं? ग्रांटिंग लाइसेंस टू द बैंक, किन बैंकों को लाइसेंस देना है, किन को नहीं देना है। बैंक इंस्पेक्शंस, जो बैंक काम कर रहे हैं उनकी समय पर जांच करना कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सारा मैनेजमेंट ठीक है। कंट्रोल ओवर एनबीएफसी, एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे मुथूट फाइनेंस उसको एनबीएफसी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका बजाज फाइनेंस एनबीएफसी है। बैंकों को छोड़कर ऐसी संस्थाएं जो बैंकों की तरह कार्य करती हैं लेकिन बैंक नहीं है, बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, उनको एनबीएफसी बोलते हैं, ठीक है। उनको कंट्रोल करती है, उनको भी रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, डीआईसीजीसी को इंप्लीमेंट करना। आपके बैंक के अगर कोई बैंक डूब जाए और आपका भी पैसा डूब सकता है, तो आपका पैसा डूबे ना, आपके पैसे को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, वो भी फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, आरबीआई प्रोवाइड करता है। तो मैंने अभी तक केवल आपको डिस्कस किए कि आरबीआई के जो फंक्शंस हैं वो 3 तरह से कैटेगराइज किए जा सकते हैं, ट्रेडिशनल फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन और सुपरवाइजरी फंक्शन। जैसे हमने ट्रेडिशनल फंक्शंस में ये देखे हैं पॉइंट, डेवलपमेंटल फंक्शंस में ये और सुपरवाइजरी फंक्शंस में ये। कभी भी एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि सुपरवाइजरी फंक्शन कौन से हैं, डेवलपमेंटल फंक्शन कौन से हैं, आपसे इन सभी के मिक्सचर में से कोई भी 5 पॉइंट उठाएगा और पूछेगा क्या ये सभी आरबीआई फंक्शन है, इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है या इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखवाए हैं इनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इश्यू ऑफ करेंसी नोट। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो करेंसी नोट है, हमारे पास जो मुद्रा है, उसको प्रिंट करने का केवल और केवल अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। आरबीआई के अलावा कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई और कंपनी कोई और कंपनी करेंसी नोट प्रिंट नहीं कर सकती है। अगर कोई प्रिंट करती मिलती है तो वो करेंसी लीगल टेंडर नहीं होगी, वो फेक करेंसी होगी। क्लियर। RBI has the sole right or authority to issue the currency note except 1 rupees। केवल 1 रुपए का नोट, ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, केवल 1 रुपए का नोट आरबीआई प्रिंट नहीं करता है, आरबीआई प्रिंट नहीं करता है। 1 रुपए के नोट को कौन प्रिंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी मैं बात करूं तो कौन प्रिंट करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1 रुपए के नोट को केवल कौन प्रिंट करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिंट करती है। बाकी सभी जितने नोट होते हैं, नोट की बात कर रहा हूं मैं, 2 रुपीज, 5, 10, 20, 50, 500, 500
और 2000 सभी जितने भी करेंसी नोट है कौन प्रिंट करता है? आरबीआई प्रिंट करता है। और जो स्मॉलर कॉइन्स होते हैं उनको भी आरबीआई मिंट नहीं करता है। मिंट का मतलब क्या है? ढालना, बनाना, ठीक है, मिंट नहीं करता। कौन करता है? वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। आगे आने वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, करेंसी वाला जो टॉपिक आएगा उसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1 रुपए के नोट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी मैं बात करूं तो कौन प्रिंट करता है? किसके पास होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप बताएंगे इंडियन करेंसी नोट पर, जैसे जितने भी नोट यहां पर लिखे हुए हैं, इन सभी पर किसके सिग्नेचर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। तो क्या 1 रुपए के नोट पर भी, क्या 1 रुपए के नोट पर भी आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, किसके साइन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते हैं। तो किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो आरबीआई के पास ही केवल एक अधिकार है नए नोट प्रिंट करने का, बाकी कोई प्रिंट नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आरबीआई मैक्सिमम कितने रुपीज तक का नोट प्रिंट कर सकती है? मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक का, 10,000 रुपीज तक का नोट प्रिंट कर सकती है। 10,000 रुपीज तक का नोट प्रिंट कर सकती है। क्या मुझे बता सकते हैं मैक्सिमम कितने रुपीज तक का कॉइन बनाया जा सकता है? 1,000 का कॉइन। इससे बड़ा कॉइन नहीं बना सकते, इससे बड़ा प्रिंट करने का आरबीआई के पास अधिकार नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, क्या मुझे बता सकते हैं किस सेक्शन और किस एक्ट के अंदर आरबीआई के पास सोल राइट है न्यू करेंसी नोट प्रिंट करने का? एकल अधिकार है आरबीआई के पास न्यू करेंसी नोट प्रिंट करने का। क्या मुझे बता सकते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से दीजिए भाई, अगर आपको पता है किस एक्ट और किस सेक्शन के अंदर आरबीआई के पास अधिकार है करेंसी नोट प्रिंट करने का। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको नहीं पता है तो आरबीआई एक्ट 1934 जिसके अंदर आरबीआई बना था, उस एक्ट के सेक्शन 22 के अंदर आरबीआई के पास राइट है न्यू करेंसी नोट प्रिंट करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी डिस्कशन हो गया एक ही पॉइंट के अंदर। ठीक है, ये चीजें आगे भी आएंगी। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छे शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि आपको इनका नाम याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि इशू करेंसी नोट फंक्शन है आरबीआई का या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? है, बिल्कुल है। बैंकर टू अदर बैंक, बैंकर टू अदर बैंक, दूसरे बैंकों के बैंक के रूप में भी आरबीआई कार्य करता है। कैसे? देखो, आप, मैं हूं ये मान लीजिए मैं हूं, मैं कहां पर जाऊंगा? कमर्शियल बैंक्स में। कमर्शियल बैंक्स में जाऊंगा, वहां पर अपने अकाउंट ओपन कराऊंगा। लेकिन इन कमर्शियल बैंक्स के कहां अकाउंट होते हैं? इनके आपस में भी होते हैं एक दूसरे में, लेकिन ये आरबीआई के पास अपने अकाउंट ओपन कराते हैं। ठीक है, जैसे आप लोन लेते हैं बैंकों से, ऐसे ही बैंक किससे लोन लेते हैं? एक दूसरे से तो लोन लेते ही हैं, वो आरबीआई से लोन लेते हैं। तो सभी बैंकों का अकाउंट किसके पास होता है? आरबीआई के पास ओपन होता है। तो इसलिए जो जो फंक्शंस हम परफॉर्म, हमारे लिए परफॉर्म करते हैं कमर्शियल बैंक्स, वैसे ही आरबीआई परफॉर्म करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। जैसे भाई मैं हूं, मैं अपने यार दोस्त या फैमिली में भी लेन देन कर सकता हूं, ऐसे ही बैंक एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकते हैं। लेकिन जब मुझे बैंकों से लोन लेना हो तो मैं किसी भी बैंक के पास जाकर लोन ले सकता हूं। ऐसे ही जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है तो वो आरबीआई के पास जाकर लोन ले सकते हैं। आरबीआई केवल बैंकों को लोन ही प्रोवाइड नहीं करता है, उनको समय समय पर पॉलिसी क्रिएट करने में या किसी भी इश्यू को रिजोल्व करने में गाइड करता है। ठीक है, कोई भी उनसे अपनी सलाह ले सकते हैं। और कमर्शियल बैंक
को के पास जितना अगर एक्स्ट्रा धन हो जाता है तो वो आरबीआई के पास ही अपना पैसा रखते हैं। मान लीजिए किसी बैंक की हालत खराब हो जाए, ठीक है? किसी बैंक की हालत खराब हो जाए और उसका बिल्कुल दिवालिया होने को हो जाए, उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो उसको मार्केट में किसी दूसरे बैंक के पास गया, उससे भी पैसे नहीं मिले, मार्केट में कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहा है, तो अंतिम अंतिम समय में वो कहाँ जाए और उसको कहाँ से पैसे मिलेंगे? आरबीआई से पैसे मिलेंगे। आरबीआई के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो सकता है कि सर मैं दिवालिया होने वाला हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बचा बचा लीजिए। तो इसीलिए आरबीआई उस टाइम पर उस बैंक की हेल्प करता है, उसके लिए जितना भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उतनी उसकी हेल्प करता है। इसीलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना, ये इंटरव्यू के अंदर पूछी गई थी ये टर्म, ये इंटरव्यू के अंदर ही पूछी गई है और आपके एग्जाम के अंदर ही पूछी गई है कि आरबीआई को क्यों लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है। लेंडर का मतलब क्या होता है? ऋणदाता। और लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या आता है? अंतिम क्षण। तो इसकी हिंदी क्या हुई? अंतिम क्षण में ऋणदाता। इसका मतलब क्या हुआ? जब कहीं से भी पैसों का जुगाड़ ना हो बैंकों के पास, तो आखिरी समय में कौन काम आता है? आखिरी समय में कहां से उधार मिल सकता है बैंकों को? आरबीआई से मिल सकता है। इसलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है ये। जितने भी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ये स्लाइड्स आपके लिए बनाई है ताकि आप यहां से नोट कर लें, नहीं तो मैं आपको एक प्लेन स्लाइड पर भी सारे लेक्चर्स डिलीवर कर सकता हूं, ठीक है? ताकि आपके पास एक लैंग्वेज हो। चीजें तो मैं आपको अपनी बेसिक लैंग्वेज में समझा दूंगा, ठीक है? आपके पास एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो, जब आप इंटरव्यू फेस करें, किसी के साथ डिस्कशन करें, तो आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में डिस्कस कर सके ताकि आप औरों से अलग दिखाई दें। इसलिए मैंने आपके लिए ये इतनी बेहतरीन स्लाइड बनाई है और आपको इतना अच्छे से कैटेगराइज जो डाटा है कहीं नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा, वेबसाइट में नहीं मिलेगा और किसी दूसरी फैकल्टी के पास कहूं या किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर कोई मिल जाए तो आप मुझे दिखा देना। प्लस आपको यहां से सारे नोट्स क्रिएट करने हैं और इससे बाहर आपसे एग्जाम में चीजें नहीं पूछी जाएंगी अगर आप कंप्लीट नोट्स बना लेते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट, जैसे हमारा अकाउंट होता है कमर्शियल बैंकों के पास, ऐसे ही जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास जितना भी पैसा आता है टैक्स वगैरह से कलेक्ट करके, वो सारा अपने कहां पर रखती है गवर्नमेंट? वो आरबीआई के पास अपना अकाउंट ओपन कराती है, कुबेर अकाउंट ओपन कराती है। जो कुबेर प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, आप विजिट भी कर सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट पर, ठीक है? वहां पर मिल जाएगा आपको। कुबेर प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, आरबीआई के पास ही अपना सारा पैसा रखते हैं और इवन जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से ही उधार लेती है। आरबीआई उनके लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करता है, ठीक है? आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे करता है, कब लेता है, कब देता है, ठीक है? तो इसलिए आरबीआई को बैंकर टू द गवर्नमेंट यानी कि सरकार का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई वर्क्स एज एन एजेंट of the central and state government on the behalf of government. It makes payment, taxes, deposits, ठीक है? गवर्नमेंट को कहीं पर पेमेंट करनी है तो आरबीआई करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पर। टैक्स कलेक्ट करके जितना पैसा आता है या डिपॉजिट्स आती है वो सारी आरबीआई रखता है। इट आल्सो मेंटेन द गवर्नमेंट अकाउंट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे। आरबीआई आल्सो प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ फाइनेंशियल शॉर्टेज। इसका मतलब क्या है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि भाई गवर्नमेंट ने मान लो 1 करोड़ पैसा रख रखा था आरबीआई के पास, वो 1 लाख भी यूज कर लिया। अब गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पैसा नहीं है और अचानक से 10 करोड़ की या 2 करोड़ की पैसों की जरूरत पड़ गई है गवर्नमेंट को, तो उस टाइम पर एडवांस में उधार दे देता है, ठीक है? आरबीआई के अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट के, लेकिन फिर भी उसको अपनी तरफ से उधार दे देता है, उसी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्लियर है? देखो ये सारा डाटा मैंने कहां से लिया है? आरबीआई की वेबसाइट से ही लिया। भाई मुझे सारी चीजें थोड़ी ना आती थी, मैंने भी कैसे किया है कि ऑथेंटिक चीजों से सारा डाटा कलेक्ट किया है सीक्वेंस में और आपको बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं। आप आरबीआई की वेबसाइट पर विजिट कीजिए rbi.org.in, वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में डाटा होता है।
ठीक है। भले ही आपको समझ में वहां से कम आएगा क्योंकि सारी बैंकिंग टर्म्स में होता है सारा का सारा डाटा, ठीक है, लेकिन मैंने डाटा वहीं से लिया है सारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं किसी बुक्स को फॉलो नहीं करता बैंकिंग के लिए कि किसी बुक से पढ़ा रहा हूँ आपको वहां से कॉपी पेस्ट करके, नहीं। सीधा आरबीआई की वेबसाइट से और डेली के न्यूज देखिए, करंट अफेयर देखिए, वहां से सारी आपको बैंकिंग सीखने को मिलेगी, ठीक है। आज तक मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की है बैंकिंग बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, क्योंकि किसी बुक में होती ही नहीं चीजें, आउटडेटेड चीजें होती हैं। सारा अप टू डेट रहिए करंट से, वहां पर सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। हमारी करेंसी जो रुपीज है उसका डॉलर या किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले में क्या रेट चल रहा है, वो सभी रेट मेंटेन करना, बहुत रेट बहुत नीचे गिर ना जाए, वो सारा मैनेजमेंट का कार्य भी कौन करता है, आरबीआई ही करता है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज आरबीआई प्रिपेयर्स द डोमेस्टिक पॉलिसीज। इस काम को करने के लिए आरबीआई अपनी पॉलिसीज बनाता है, कैसे रुपए को मजबूत रखना है, कमजोर नहीं होने देना है, एक्सचेंज रेट क्या रहेगा एक डॉलर के मुकाबले में, ठीक है। और एक्सचेंज प्रोवाइड कराना, ठीक है। आपको आप करेंसी चेंज कराते हैं, आपके पास डॉलर हैं, उनको इंडियन करेंसी में चेंज कराना है, या इंडियन करेंसीज को कि डॉलर में चेंज कराना है, यूरो में, पाउंड में चेंज कराना है, आप कहीं फॉरेन करेंसी फॉरेन कंट्री में विजिट के लिए जा रहे हैं, तो चेंज कराने के लिए सुविधा भी कौन प्रोवाइड कराता है, आपको आरबीआई बैंकों के थ्रू प्रोवाइड कराता है। सारा इसका मैनेजमेंट का काम, जो फॉरेन करेंसी है इसके मैनेजमेंट का काम, रख रखाव का काम किसके जिम्मे होता है, आरबीआई के पास होता है, आरबीआई अपने पास रखता है, ठीक है। कुछ डीलर्स के थ्रू, डीलर कौन होते हैं, बैंक होते हैं, उनके द्वारा आपको एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पैसा। कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल करना, और फंक्शन कार्य परफॉर्म करना। मार्केट के अंदर कितना पैसा होना चाहिए, कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, उसका एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना क्या कहलाता है, क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन कहलाता है। ये कार्य भी कौन परफॉर्म करता है, आरबीआई परफॉर्म करता है। किसकी मदद से करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से करता है। देखो अब ये टॉपिक है, अब मैं इसको समझाने लगूं तो इसमें 5 घंटे लगा सकता हूं आपको, ठीक है, 5 से 6 घंटे लगा सकता हूं समझाने में, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये किसके बारे में है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई मार्केट में मनी की सप्लाई को मेंटेन करता है जितनी रिक्वायर्ड होती है, ताकि ना तो इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, इन्फ्लेशन एक कंट्रोल्ड वे में हो। उसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब क्या है, मार्केट में मनी की सप्लाई या मनी कितनी होनी चाहिए, अगर ज्यादा पैसे हो गए तो क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, ठीक है। अगर ज्यादा पैसे होंगे मार्केट में तो क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, और कम पैसे होंगे तो चीजों को खरीदने के लिए, प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं होगा। तो दोनों ही सिचुएशन क्या है, खराब है। इसी को तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो ये फंक्शन भी कौन कौन परफॉर्म करता है, आरबीआई परफॉर्म करता है। अगले फंक्शन पर पढ़ते हैं, सुपरवाइजरी फंक्शन। ठीक है, सुपरवाइजरी फंक्शन के अंदर क्या है कि बैंकों का सुपरविजन करना, कि बैंक अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सुपरवाइज करना बैंकों को। सभी सारे के सारे बैंक जो हैं वो आरबीआई के अंडर वर्क परफॉर्म करते हैं, आरबीआई के ऑब्जर्वेशन के अंदर आते हैं। इसके लिए आरबीआई के पास, सुपरविजन के लिए आरबीआई के पास सारे के सारे राइट्स हैं। अगर कोई नया बैंक ओपन करना है, किसी बैंक को अपनी नई ब्रांच ओपन करनी है, तो सारी की सारी पावर्स क्या है, आरबीआई पास, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। और किसी भी समय पर किसी भी बैंक के जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट कर सकता है रैंडमली। आरबीआई के जो पर्सन्स होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है, वो टाइम टू टाइम सभी बैंकों की ब्रांच विजिट करते हैं, ऑडिट होता रहता है, ठीक है। और बैंक ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके लिए, और कस्टमर के साथ भी ठीक से काम करते हैं या नहीं करते हैं उनके लिए, कस्टमर्स के लिए, उनके लिए भी ऑडिट होते रहते हैं। कई बारी आरबीआई के जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली एक कस्टमर बनकर चले जाते हैं बैंकों के अंदर, और वहां पर
जैसे बहुत सारे कॉइन्स लेकर पहुंच गए, एक थैला कॉइन्स लेकर पहुंच गए कि मैडम ये सारे कॉइन्स मुझे एक्सचेंज कराने हैं। वो देखते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो मना करता है या चेंज कर देता है। अगर मान लो बाय चांस मना कर दिया और आपने जॉब कर रहे हैं मना कर दिया, तो तुरंत एक्शन लिया जाता है कि आपने मना क्यों कर दिया? क्योंकि जो कॉइन्स भी हैं वो क्या है, लीगल टेंडर है, करेंसी है, उनको लेने से मना नहीं कर सकता कोई बैंक या कोई भी, तो उस एम्प्लॉय के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसी तरह से अकाउंट्स की उनके हर तरह का ऑडिट होता रहता है, सुपरवाइजरी फंक्शन परफॉर्म करता है आरबीआई। डेवलपमेंट ऑफ साउंड फाइनेंस सिस्टम। अब फाइनेंस सिस्टम क्या होता है कि पैसों का लेन-देन प्रॉपर हो, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, और जिसको रिक्वायरमेंट है वहां तक पैसा पहुंचे, और जिसके पास एक्सेस मनी है वहां से पैसा निकले, और जिसको जरूरत है वहां तक पैसा पहुंचे। ये फाइनेंशियल सिस्टम होता है। क्लास 1 को देख लें इस पॉइंट को समझने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट तो डिस्कस हो चुका है। आने वाले 2 पॉइंट्स हो तो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस होंगे। इस पॉइंट को समझने के लिए क्लास 1 इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस सिस्टम होता क्या है। तो आरबीआई क्या करता है, अपने रूल रेगुलेशंस और पॉलिसी के द्वारा, सुपरविजन के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा, ठीक है, एक प्रॉपर साउंड साउंड का मतलब क्या होता है, अच्छा, बेहतरीन, प्रॉपर मैनेजमेंट बनाकर रखता है पैसों के लेन देन का फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। तो फाइनेंस सिस्टम इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किनको बोला जाता है, बैंक को बोला जाता है। फाइनेंशियल मार्केट किसको बोला जाता है भाई, कैपिटल मार्केट है, ठीक है, इन चीजों को बोला जाता है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किनको बोला जाता है, जैसे ट्रेजरी बिल है, बॉन्ड्स हैं, इन सभी के बीच में ट्रांसपेरेंसी होती है, अच्छे से काम होता है, कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है, हर तरह से कंट्रोल वे में हो सारी चीजें, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फाइनेंस सिस्टम बोला जाता है। तो एक साउंड फाइनेंस सिस्टम बनाकर रखता है, कोशिश रखता है आरबीआई। आरबीआई इंकरेज द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ साउंड एंड हेल्थी फाइनेंस सिस्टम। अगर कोई रूल्स को ब्रेक करता है तो उस पर एक्शन लेता है ताकि बाकी के टाइट रहें। अगला है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बढ़ा देने के लिए आरबीआई क्या करता है भाई, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों की स्थापना की गई है। इनको रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इनको आरबीआई पैसा प्रोवाइड कराता है, और ये आगे लोगों को, बैंकों को पैसा प्रोवाइड कराते हैं, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा प्रोवाइड कराते हैं, ताकि एग्रीकल्चर के अंदर जितनी भी फाइनेंस की जरूरत है उसको उसकी पूरी हो सके, उसकी पूर्ति हो सके। अब इसको ज्यादा डिटेल में समझना है तो हमारा एक आगे टॉपिक आएगा भाई, किस तरह से होता है पीएसएल। क्या मुझे बता सकते हैं पीएसएल की फुल फॉर्म क्या है? क्या मुझे बता सकते हैं पीएसएल की फुल फॉर्म क्या है? जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ा देने के लिए किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। वही बैंक को कह देता है कि जितना भी आप एक साल के अंदर लोन देंगे उसका 20% तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देना ही देना है आपको। मान लीजिए एक साल के अंदर 100 रुपए का लोन दिया कुल मिलाकर किसी बैंक ने, तो उसमें से 20 रुपए का लोन एग्रीकल्चर के अंदर दिया जाना जरूरी है, बैंकों के लिए मैंडेटरी कर देता है। इस तरह से बैंकों को बढ़ा देने के लिए भी आरबीआई काम करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई नाबार्ड व्हिच आर ओनली फॉर द एग्रीकल्चर फाइनेंस कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, और ये सभी किसके अंदर है, आरबीआई की कंट्रोल के अंदर ही है। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस। अब इंडस्ट्रीज हैं जो, उनको भी प्रोडक्शन करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, नई प्लांट मशीनरी के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए भी आरबीआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जैसे आईसीआईसीआई जो बैंक है हमारा, आईडीबीआई, सिडबी, एक्जिम बैंक। इन बैंकों को आरबीआई फंड प्रोवाइड कराता है इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए, और ये फिर आगे इंडस्ट्रीज को फंड प्रोवाइड कराती हैं। इस तरह से इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करता है। ट्रेनिंग प्रोविजंस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। आरबीआई के पास 6 ट्रेनिंग प्रोविजंस है, जिसके अंदर एम्प्लॉइज को, आरबीआई के मेंबर्स को वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, बैंकिंग सिखाई जाती है, इकोनॉमी के बारे में चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आरबीआई के ट्रेनिंग सेंटर्स का नाम क्या है, सीएबी, बीएससी, एनआईबीएम, ये सारी हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। लास्ट क्लास की स्लाइड्स आप देख लेना, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग,
इनके द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ये भी फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? आरबीआई परफॉर्म करता है। डाटा कलेक्शन, जो आरबीआई है वो डिफरेंट टाइप का डाटा कलेक्ट करता है ताकि हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाई जा सके। किस किस तरह का डाटा कलेक्ट करता है कि भाई इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, लोग सेविंग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, डिफ्लेशन कितना है, ठीक है। इस तरह का डाटा कलेक्ट करता है ताकि वो फ्यूचर की यूजफुल पॉलिसीज बना सके और रिसर्च कर सके, ठीक है। तो आरबीआई ऑलवेज कलेक्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डाटा ऑन सेवरल टॉपिक्स सच एज इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिफ्लेशन. This data is very useful for policy makers and researchers. अगला है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। आरबीआई डिफरेंट टाइप का डाटा कलेक्ट करता है बैंकों की तरफ से, डिफरेंट टाइप की जो क्वार्टरली, ठीक है, और ईयरली बहुत सारी रिपोर्ट्स बैंकों की तरफ से आरबीआई के पास जाता है। उन सभी को एनालाइज करता है, उन पर रिसर्च करता है और उनके ऊपर बेस्ड क्या करता है, डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट पब्लिश करता है कि इस साल में इन बैंकों की परफॉर्मेंस क्या रही, कौन बैंक टॉप पर था, किस बैंक के सबसे ज्यादा प्रॉफिट थे, किसके लॉस थे, फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमने क्या किया है अभी तक, हमने क्या अचीव की है, हमारी ग्रोथ रेट क्या रही है। इस पर डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट पब्लिश करता है। और इवन आप मॉनेटरी पॉलिसी का तो टॉपिक पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी क्या है, एक रिपोर्ट है जो बाई मंथली यानी कि हर 2 महीने बाद पब्लिश की जाती है आरबीआई के द्वारा, मंथ के फर्स्ट वीक में लगभग, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक क्या है, रिपोर्ट ही है। तो आरबीआई हैज इट्स सेपरेट पब्लिकेशन डिवीजन। ये सब काम करने के लिए आरबीआई के पास एक सेपरेट पब्लिकेशन हाउस है, ठीक है। दिस डिवीजन कलेक्ट एंड पब्लिश डाटा ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं और उन पर रिपोर्ट पब्लिश करता है। रिपोर्ट्स एंड बुलेटिन्स आर रेगुलरली पब्लिश्ड बाय द आरबीआई। आप rbi.org.in पर विजिट कीजिए, वहां पर आरबीआई बुलेटिन्स के नाम से हेडिंग होगी, तो उसके अंदर क्या है, जितनी भी अपडेट्स है वहां पर पब्लिश होती रहती है। आरबीआई वीकली रिपोर्ट पब्लिश करता है, मैंने कहा था बाई मंथली करता है और ईयरली भी करता है। उन रिपोर्ट्स का भी नाम है रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। दिस इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक एट चीपर रेट। क्लियर है। अगला पॉइंट है प्रमोशन ऑफ बैंकिंग हैबिट्स। लोगों में बैंकिंग को बढ़ा देने के लिए, ताकि सभी लोग बैंकिंग से जुड़े, ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारे स्कीम्स चलाता है आरबीआई। जैसे जिन लोगों के पास फुल केवाईसी नहीं होती है, उनके लिए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन किए जाते हैं, ठीक है। और डिफरेंट जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सभी क्या है, बैंकिंग को बढ़ा देने के लिए, ठीक है, बैंकिंग को बढ़ा देने के लिए चलाई गई स्कीम्स है। आरबीआई ऑलवेज टेक नेसेसरी स्टेप टू प्रमोट द बैंकिंग हैबिट्स अमंग द पीपल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। भाई आरबीआई ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से क्यों जोड़ना चाहता है? भाई बैंकों से इसलिए जोड़ना चाहता है कि मान लीजिए मैंने आज 50,000 रुपीज अर्न किए और मैंने वो घर में ही दबा कर रख लिए। हर महीने में मान लो मैं 50,000 अर्न करता हूँ, तो वो पैसा मेरा घर में ही रहेगा। वो क्या किसी के काम आएगा? किसी के भी काम नहीं आएगा। क्या मेरे काम आएगा? मेरे भी काम नहीं आएगा। मेरे कब काम आएगा? या तो मुझे कहीं पर इन्वेस्ट करना होगा या कुछ परचेज करना होगा, या मेरी कभी हेल्थ खराब होगी और मान लो उनमें से कोई अभी काम मैं कर नहीं रहा हूं, तो क्या है, वो पैसा एंड हो गया, एक कोने में घर में दबा पड़ा रहा। लेकिन वही पैसा अगर मैं बैंकों में डाल देता, तो उस पैसे पर मुझे इंटरेस्ट मिलता, मुझे सेफ्टी मिलती, और उस पैसे को बैंक किसी और को लेंड करता, किसी और को उधार देता, लोन देता, तो उससे उस पर्सन का काम चलता, फिर उससे उस पर्सन का काम चलता, प्रोसेस चेन बन जाती, ठीक है। इसलिए लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट्स को प्रमोट करता है आरबीआई डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है, डिफरेंट टाइप की स्कीम्स पब्लिश करता है, लोगों को अवेयर करता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल दिए हैं। और एक्सप्लेन करूं या आगे बढ़ूं भाई, बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट को बढ़ा देने के लिए भी आरबीआई काम करता है। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम इंडिया के अंदर कुछ माल प्रोड्यूस करते हैं और उसको किसी दूसरे देश में, बाहर देश में उसको बेचते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ा देने के लिए आरबीआई
काम करता है। एक्सपोर्ट को बढ़ा देने के लिए एक्जिम बैंक को बनाया गया है। एक्जिम बैंक को रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आरबीआई। एक्जिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और उसको भी उस पर भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। ठीक है, तो और इसको ज्यादा आप कहां पर समझेंगे? पीएसएल के टॉपिक के अंदर समझेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, पीएसएल की फुल फॉर्म प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, लेकिन आपको कमेंट फिर भी करना है विद स्पेलिंग। ठीक है, तो ये भी आपका आगे टॉपिक आएगा। ठीक है, पीएसएल का। तो एक्सपोर्ट को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? भाई देखो, हम किसी दूसरे देश को माल बेचेंगे। ठीक है, माल बेचने से क्या होगा? हम फॉरेन करेंसी कमाएंगे। फॉरेन करेंसी कमाएंगे तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे। अब फॉरेन रिजर्व बढ़ाकर क्या करेंगे भाई? जो चीजें इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती वो चीजें खरीद पाएंगे, जैसे क्रूड ऑयल खरीद पाएंगे। ठीक है, उसकी भी तो पेमेंट करनी होती है ना। तो एक्सपोर्ट को इसलिए बढ़ावा दिया जाता है। अब एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा? जब इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। पैसा कहां से प्रोवाइड हो भाई? एक्जिम बैंक प्रोवाइड कराएगा। एक्जिम बैंक रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा बैंकों को, और बैंक देंगे आपको अगर आप एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं तो। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ा देने के लिए भी आरबीआई तत्पर तैयार रहता है। अगला है ग्रांटिंग लाइसेंस टू बैंक। अब बैंक, अगर कोई भी बैंक ओपन करना चाहता है, मान लो मैं कल को बैंक ओपन करना चाहता हूं, तो मुझे ऐसे ही ओपन कर लूंगा या मुझे कहीं से लाइसेंस लेना पड़ेगा? बिल्कुल मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, आरबीआई के पास से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नई बैंक ओपन करना है या किसी बैंक को अपनी नई ब्रांच ओपन करनी है तो उसके लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये काम भी, लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या मुझे बता सकते हैं आरबीआई किस एक्ट और किस सेक्शन के अंडर बैंकों को लाइसेंस प्रोवाइड करता है? कमेंट करके बताइए। चलिए भाई, अगर आपने कहीं पर भी आज तक पढ़ा है, जल्दी से बताइए। मुझे पता था नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो मुझसे ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, जो बैंकों को लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंदर, सेक्शन 22 के अंदर आरबीआई के पास राइट है नए बैंकों को लाइसेंस प्रोवाइड कराने का। तो मान लीजिए कल को मैं कोई नया बैंक लॉन्च करता हूं, मैं नया बैंक ओपन करता हूं, तो उसके लिए मुझे लाइसेंस किसके अंडर मिलेगा? सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये सेक्शन 22 तो पहले भी आया था, याद है? मैंने आज की क्लास में पढ़ाया था। ध्यान से सुनना भाई, वो एक्ट दूसरा था, सेक्शन सेम था लेकिन एक्ट दूसरा था। वो कौन सा था? आरबीआई एक्ट 1934 और इसका सेक्शन 22। इसके अंदर क्या होता था? करेंसी नोट प्रिंट। करेंसी नोट प्रिंट होता था। इसके अंदर क्या होता है? लाइसेंस मिलता है। इसके अंदर क्या मिलता है? लाइसेंस। याद रखना, सेक्शन 22 आपको दो जगह पे काम आएगा, लेकिन दोनों का एक्ट अलग हुआ। क्लियर है? ये चीज याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आपको बहुत ही कम जगह पर सीखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बैंक इंस्पेक्शन। ठीक है, बैंकों का समय समय पर इंस्पेक्शन होता है, उनकी जांच होती है, ठीक ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके अकाउंट वगैरह ठीक है या नहीं है। पीरियडिकली बैंकों में आरबीआई के जो पर्सन होते हैं विजिट करते हैं, उनके अकाउंट को चेक करते हैं। ठीक है, उनकी एसेट्स और लायबिलिटी चेक करते हैं कि कहीं पर कोई कुछ फेक तो नहीं बता रहे हैं, आरबीआई को प्रॉपर रिपोर्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो आरबीआई हैज पावर टू आस्क periodically information from bank on various components of assets and liability। बैंकों की जो एसेट लायबिलिटी होती है उनके बारे में आरबीआई कभी भी बैंकों से पूछ सकता है। कंट्रोल ओवर एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे मुथूट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है। ऐसी कंपनियां जो फाइनेंस में काम करती हैं लेकिन बैंक नहीं है, उनको एनबीएफसी कहा जाता है। तो उनको भी, जैसे बैंकों को रेगुलेट करता है, तो उनको भी रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई ही रेगुलेट करता है और उनको गाइड करता है। क्लियर है? याद रहेगा।
अगला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। एक ऑर्गेनाइजेशन है DICGC, ठीक है, आरबीआई की सब्सिडरी पढ़ेंगे तब इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। DICGC क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। आप बैंक में जितना ही पैसा डिपॉजिट करते हैं, ये आपके पैसे को फ्री में इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कौन? DICGC। डिटेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं और बैंक दिवालिया हो गया तो आपको 5 लाख DICGC देगा, आरबीआई की सब्सिडरी है। आपके अकाउंट में 2 लाख और बैंक दिवालिया हो गया तो आपको 2 लाख आरबीआई देगा, आरबीआई नहीं DICGC देगा आपको, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख थे, बैंक दिवालिया हो गया, बैंक डूब गया, तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ही मिल सकते हैं। इस स्कीम को भी कौन लेके आया था? आरबीआई लेके आया था। और कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई ही रेगुलेट करता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। सारे नाम जितने भी मैंने आपको फंक्शंस के नाम बताए हैं, वो सभी फंक्शंस के नाम याद होने चाहिए। आपको 2 तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। एंड इन इंटरव्यू आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं कि भाई लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। बैंकर्स टू द बैंक्स को एक्सप्लेन कीजिए, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। ये 3-4 फंक्शन तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम में, ठीक है। इंटरव्यू में एक्सप्लेन कराएंगे और एग्जाम में कैसे पूछेंगे आपको याद हो गया होगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कहीं पर भी हल्का सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो के नीचे, यूट्यूब पर वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आपको मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, ठीक है, उसका आंसर बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और हो सका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो उस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो के अंदर भी डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को गुड बाय और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।